फ्रेंड्स नमस्कार। स्वागत है आपका कबीर एग्जाम प्रेप आईटी प्लेटफॉर्म पर। आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसको हम कहते हैं एवेल्यूएशन। बच्चे का मूल्यांकन किस तरीके से करना चाहिए, बच्चे का मूल्यांकन किस तरीके से होता है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि मूल्यांकन क्या है, समेटिव असेसमेंट क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है और इवेल्यूएशन क्या है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। हमारे देश में आरटीई एक्ट 2009 लागू किया गया। ये 1 अप्रैल 2010 को। इसमें कहा गया कि हमें जो भी 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे हैं, 6 to 14 ईयर्स के बच्चे हैं, उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है। ठीक है ना। और बताया गया कि इसमें कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चे शामिल होंगे जिनको हम फेल नहीं कर सकते हैं। हमारे देश में नॉन डिटेंशन पॉलिसी लागू की गई। तो बच्चे का हम इवेल्युएशन किस प्रकार से करेंगे, मूल्यांकन किस प्रकार से करेंगे, आइए जानते हैं कि बच्चों का हमें मूल्यांकन किस तरीके से करना है। आरटीई एक्ट के अनुसार बच्चे का हमें मूल्यांकन कंटिन्यूअस कंप्रिहेंसिव एवेल्यूएशन सीसीए के माध्यम से करना है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सतत व्यापक मूल्यांकन। सतत का मतलब होता है कि बच्चा जब स्कूल आता है, विद्यालय बच्चा आता है, जो भी एक्टिविटी करता है उसका कंटिन्यूअस, उसका लगातार पेपर हमें उसका मूल्यांकन करना है। और कंप्रिहेंसिव से हमारा यहां मतलब है कि बच्चा जो स्कॉलास्टिक, जो भी एकेडमिक लेवल पर बच्चा एक्टिविटी करता है, एकेडमिक लेवल पर जो बच्चा परफॉर्मेंस करता है, हमें उसका इवेल्युएशन करना है। और कोस्कोलास्टिक, कोस्कोलास्टिक के अंतर्गत आता है बच्चे की जो नॉन एकेडमिक एक्टिविटी है, बच्चे जो खेल कूद करते हैं, जो बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं, ठीक है ना, उन सब एक्टिविटी का भी मुझे इवेल्युएशन करना है, मूल्यांकन करना है। हम कह सकते हैं कि बच्चे की ऑल ओवर डेवलपमेंट के जो एस्पेक्ट्स हैं उन सभी का इवेल्युएशन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इवेल्युएशन मूल्यांकन को 2 भागों में बांटा गया। जिसको हम कहते हैं मेजरमेंट और असेसमेंट। हम देखते हैं मापन। मापन के अंतर्गत क्या होता है कि बच्चों को नंबर देकर उनकी योग्यता आंकना, बच्चों को नंबर देकर हमारा मापन कहलाता है। जैसे कि क्लास में कोई टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है तो उस टेस्ट में बच्चों ने जैसा परफॉर्मेंस किया है, उसी परफॉर्मेंस के हिसाब से बच्चों को नंबर दिए जाते हैं, बच्चों को ग्रेड दी जाती है। ये केवल एकेडमिक के लिए होता है। यहाँ पर ऑल ओवर डेवलपमेंट की जो एक्टिविटी है उन सबको कंसीडर नहीं किया जाता है। जबकि हमारा जो असेसमेंट होता है, आकलन होता है, यहाँ बच्चों की ऑल ओवर एक्टिविटी, जो बच्चों की ऑल ओवर एक्टिविटी है
चाहे वो इमोशनल एक्टिविटी हो, चाहे वो मेंटल एक्टिविटी हो, चाहे फिर वो फिजिकल एक्टिविटी हो, वो किसी प्रकार की एक्टिविटी हो, उन सभी एक्टिविटी को यहां पर असिस्ट किया जाता है, आकलन किया जाता है। फ्रेंड्स, यहां पर हम इमोशनल को कहेंगे और जो हमारा असेसमेंट है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है रचनात्मक आकलन, दूसरा होता है योगात्मक आकलन। पहले को हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, जबकि हम दूसरे को कहते हैं समेटिव असेसमेंट। इसको हम एफए और एसए के भी नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रचनात्मक आकलन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म से भी जानते हैं, इसको हम कहते हैं एफए, जिसका फुल फॉर्म है फॉर्मेटिव असेसमेंट। हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट फीडबैक के लिए आना जाता है। जो कुछ भी अध्यापक द्वारा पढ़ाया जाता है उसका फीडबैक बच्चों के द्वारा अध्यापक के लिए दिया जाता है और रीइंफोर्समेंट के भी लिए जाना जाता है। जिसको हम हिंदी में कहते हैं पुनर्वलन। जो कुछ भी टीचर पढ़ाता है फिर पढ़ाने के बाद बच्चों द्वारा उसका फीडबैक दिया जाता है कि सर मुझे ये बात समझ में नहीं आई है या फिर यहाँ कमी रह गई है, मैंने ये बात सुन नहीं पाई है, तो टीचर उस चीज को फिर दोबारा से बताते हैं। रीइंफोर्समेंट क्या होता है साथियों? रीइंफोर्समेंट होता है जैसे कि बच्चों को बच्चों को कोई क्वेश्चन दिया जाता है अध्यापक द्वारा करने के लिए, तो बच्चे उस क्वेश्चन को अपने मन से पहले करते हैं। टीचर कहता है इसको अपने मन से कीजिए पहले आप, और जब आपको समझ में नहीं आता है तब हम बताएंगे आपको। तो उस समय टीचर उनके लिए एक हेल्प करता है। हेल्प कैसी करता है? पहले तो कहता है अध्यापक कि आप खुद से सॉल्व कीजिए, जब नहीं आएगा तो हम बताएंगे। इस तरीके की सहायता टीचर करता है, तो इसको हम कहते हैं पुनर्वलन या फिर रेनफोर्समेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए आना जाता है। और रिमीडियल टीचिंग के लिए भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है? जैसे कि बच्चों की कमी पता लगाना। टीचर द्वारा बच्चों की कमी पता लगाई जाती है और बच्चों में जो भी कमियां पाई जाती हैं टीचर उनको उस सब्जेक्ट को, उस विषय को, उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ाता है और कमियां दूर करने के लिए जो पढ़ाया जाता है उसको हम कहते हैं रिमीडियल टीचिंग। डायग्नोस्टिक टेस्ट हमारा इस तरीके से होता है कि जैसे कि जब हम डॉक्टर को दिखवाने जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कहता है कि ये टेस्ट करके लाइए, आप ये टेस्ट कराइए, आपकी ब्लड में मुझे कोई कमी लग रही है, ठीक है ना? तो ब्लड टेस्ट होने के बाद जो रिपोर्ट आती है उसके अनुसार ही डॉक्टर दवाई देता है।
इसी प्रकार से हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट है और रिमेडियल टीचिंग है। इसके अंतर्गत क्या आता है, क्विज और क्लास टेस्ट, जिसको हम मंथली टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट भी आता है। इन्हीं सब चीजों के माध्यम से क्विज, क्लास टेस्ट और प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चे का असेसमेंट किया जाता है, बच्चे का आकलन किया जाता है कि बच्चों को हमारे द्वारा पढ़ाया गया कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम समेटिव असेसमेंट, जिसको हम कहते हैं हिंदी में योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट, ये जो होता है ये फीडबैक के लिए नहीं होता है। डजंट प्रोवाइड फीडबैक। यह हमारा समेटिव असेसमेंट कमी कहां रह गई ये नहीं बताता है। ये हमारा बताता है अचीवमेंट, जो कुछ भी हमने पढ़ाया है बच्चे को कितना समझ में आया है, बच्चा उस चीज में फेल हुआ है या फिर पास हुआ है। ये फेल और पास का निर्णय करता है, अचीवमेंट का निर्णय करता है। पास और फेल, हमारे द्वारा पढ़ाया गया बच्चों को अगर अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो बच्चा पास हो जाएगा, और अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया है तो बच्चा फेल हो जाएगा। इसके अंतर्गत हमारे टर्म एंड टेस्ट आते हैं। एनुअल टेस्ट, जो साल के अंत में होने वाली परीक्षाएं होती हैं, इसके अंतर्गत वही परीक्षाएं आती हैं। जैसे कि आजकल सेमेस्टर वाइज चल रखा है, तो सेमेस्टर वाइज हम कह सकते हैं कि टर्म एंड टेस्ट। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट, थोड़ा आप लोग इन चीजों को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं और छोटी छोटी कमियां रहने पर हम उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। और जहां कुछ भी आपको समझ में ना आए तो मुझे आप बता देना कि सर मुझे यहाँ समझ में नहीं आया है, तो मैं उस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज कर दूंगा और आपको। एफए और ऐसे किन किन के लिए हेल्पफुल होता है, किन किन के लिए सहयोगी होता है, हम ये जानेंगे। जो हमारा एफए होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये इंटरनल ऑडियंस के लिए हेल्पफुल होता है। इंटरनल ऑडियंस, इसके अंतर्गत क्या आता है, टीचर और स्टूडेंट। एफए जो होता है ना, वह टीचर और स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होता है। इसमें टीचर और स्टूडेंट को हेल्प मिलती है। जबकि हमारा ऐसे होता है, जो समेटिव असेसमेंट होता है, वह एक्सटर्नल ऑडियंस के लिए होता है। यह जो होता है हमारा, ये टीचर, स्टूडेंट और प्रिंसिपल, पेरेंट्स, सभी के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम से पूछे जाते हैं कि जो एफए होता है किन किन के लिए हेल्पफुल होता है, तो हम कहेंगे टीचर और स्टूडेंट के लिए।
जबकि हमारा एसिकन के लिए हेल्पफुल होता है, तो हम कहेंगे यह टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट्स और प्रिंसिपल सभी के लिए हेल्पफुल होता है। तो हमारे ये एक्सटर्नल ऑडियंस हो गई और ये हमारी इंटरनल ऑडियंस हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को आप समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूं कि इतना टॉपिक आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसको हम कहते हैं अधिगम के लिए आकलन। फ्रेंड्स, अधिगम के लिए आकलन, जैसा कि आप देख रहे होंगे, अधिगम के लिए आकलन, तो यह प्रक्रिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ चलती रहती है। जब अध्यापक पढ़ा रहा होता है तो यह प्रक्रिया साथ साथ चलती रहती है। फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत हमारा फीडबैक आता है। यहां हमको फीडबैक मिलता है। यहां डायग्नोस्टिक टेस्ट, और रिमीडियल टीचिंग, यहां टीचर बच्चों की कमियां पता लगाते हैं और जो भी कमी रह गई उनको सुधारने के लिए फिर दोबारा से रिमीडियल टीचिंग, दोबारा से पढ़ाते हैं। इसको हम कहते हैं रिमीडियल टीचिंग। दोबारा से पढ़ाना हमारा कहलाता है रिमीडियल टीचिंग और कमियां पता लगाना कहलाता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो फ्रेंड्स, आप लोग समझ ही गए होंगे कि यहां फीडबैक मिलता है। फीडबैक मिलते ही फ्रेंड्स ये एफए के अंतर्गत आता है। इसको हम कहेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसमें मेन रोल होता है टीचर का। मेन रोल टीचर और स्टूडेंट का होता है। क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर और स्टूडेंट दोनों लोग ही शामिल होते हैं। ठीक है ना। जैसे अध्यापक कक्षा में जो कुछ भी सिखाता है और जो कुछ भी कमी रह गई है उसमें, उसके लिए फिर से शिक्षक उस चीज को पढ़ाते हुए उस कमी को दूर करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब हम देखते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम का आकलन। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यहां पर क्या होगा, बच्चे की अचीवमेंट देखी जाती है। बच्चा पास या फेल, यहां पर बच्चों को फीडबैक नहीं दिया जाता है। यहां पर बच्चे फीडबैक नहीं देते हैं। यहां पर रिमीडियल टीचिंग भी नहीं कराई जाती है। यहां पर डायग्नोस्टिक टेस्ट भी नहीं होता है। यहां पर जो कुछ भी बच्चे सीख चुके हैं उसका आकलन किया जाता है। बच्चों ने अभी तक जो कुछ भी सीखा है उसका आकलन पास या फेल के दौर में किया जाता है। यहां पर कोई सुधार नहीं हुआ, यहां सीधे पास और फेल कर दिया जाएगा और जो कुछ ही बच्चों ने सीखा है उसी के बेस पर यहां पर बच्चों को
सर्टिफिकेट भी मिलेगा। उसी के आधार पर अब हम समझेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग, सॉरी, अब हम जानेंगे असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट अधिगम के रूप में आकलन। फ्रेंड्स, यहां पर बच्चे अपनी प्रोग्रेस का पता खुद लगाते हैं। यहां पर बच्चे अपने आप को खुद सेल्फ असेस्ट करते हैं। अपना स्वयं का आकलन करते हैं। हमने कितना सीखा है और हमारी कहां पर गलती है, अपने आप को स्वयं जानते हैं। और फ्रेंड्स, यहां पर उनके पीयर्स भी, जो उनके पीयर ग्रुप हैं, सहपाठी हैं, साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं, साथ पढ़ने वाले बच्चे भी यहां पर उनको बताते हैं कि आप में ये कमी है, आप में ये कमी है, और आप में ये अच्छाई है। इस प्रकार बच्चे एक दूसरे को असेस करते हैं और एक ग्रुप में बैठकर ये असेसमेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि बच्चे मॉनिटर आवर प्रोसेस। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि मॉनिटर आवर प्रोग्रेस। बच्चे अपने खुद की प्रोग्रेस का पता, अपनी खुद की प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि जो कुछ भी अभी तक हमने पढ़ा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं भी आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य ही सुझाव दीजिएगा। फ्रेंड्स, अब जैसे कि क्वेश्चन बनता है कि फीडबैक के लिए कौन कौन सा असेसमेंट जाना जाता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, या असेसमेंट एज लर्निंग, या फिर असेसमेंट इन लर्निंग। तो हमारा जो फीडबैक के लिए है वो फॉर और एज दोनों लर्निंग फीडबैक के लिए जाने जाते हैं। यहां पर फीडबैक कौन देता है? यहां पर बच्चे फीडबैक देते हैं टीचर को। यहां पर टीचर को फीडबैक मिलता है और फिर इसके बाद टीचर सुधार करता है। और एज लर्निंग में यहां पर बच्चे खुद अपना असेसमेंट करते हैं अपने पीयर ग्रुप द्वारा, और यहां पर जो सुधार करने का काम करते हैं वो हमारे पीयर और टीचर दोनों करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहां कह सकते हैं कि फीडबैक के लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट तो फ्रेंड्स, हम यहां कह सकते हैं कि फीडबैक के लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग, ये दोनों फीडबैक के लिए जाने जाते हैं। परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं, एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं
कि ऐसी कौन सी टर्म है जिसमें बच्चों को सुधार करने की, जहां पर सुधार करने की अनुमति दी जाती है, चाहे वो टीचर हो या फिर बच्चे हो, सुधार करने की जहां पर अनुमति दी जाती है वहां पर हमारा कौन सा असेसमेंट होगा। तो हम जानेंगे कि यहां पर असेसमेंट होगा हमारा फॉर असेसमेंट और एज असेसमेंट। असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं असेसमेंट इन लर्निंग। असेसमेंट इन लर्निंग, अधिगम में आकलन। यहां पर क्या होता है कि अध्यापक द्वारा, जब अध्यापक पढ़ा रहा होता है तो बीच बीच में अध्यापक बच्चों से क्वेश्चनिंग आंसरिंग करता रहता है, बच्चों से क्वेश्चन आंसर करता रहता है कंटिन्यू। फ्रेंड्स, यहां पर क्या होता है कि क्वेश्चनिंग आंसरिंग, फ्रेंड्स यहां पर क्वेश्चन आंसर मेथड का प्रयोग करता है टीचर। जब अध्यापक पढ़ा रहा होता है तो बीच बीच में क्वेश्चन आंसर करता रहता है, तो हम कहेंगे असेसमेंट इन लर्निंग, अधिगम में आकलन। पढ़ाते समय बच्चों को कितना समझ में आया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कहीं और से कर दिया जाए, जो जिस टॉपिक में, जो टॉपिक अध्यापक पढ़ा रहा है उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन अध्यापक बच्चों से करते रहते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर हम कहेंगे कि हमारा जो सेंटर पॉइंट होता है वो होता है क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अधिगम में आकलन, तो यहां पर टीचर जो है ना क्वेश्चन आंसर मेथड का प्रयोग करता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। अध्यापक द्वारा पढ़ाए हुए टॉपिक को, जो टॉपिक अध्यापक पढ़ा रहा है उसी टॉपिक में से कुछ क्वेश्चन बीच बीच में अध्यापक करता रहता है। यहां पर ऐसा नहीं होता है कि टॉपिक कुछ और पढ़ा रहे हैं और क्वेश्चन कुछ और कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं, अदर टॉपिक से नहीं किए जाते हैं। तो यहां पर हमारा सेंटर पॉइंट जो होगा वो होगा क्वेश्चन। हम कह सकते हैं कि असेसमेंट इन लर्निंग में अध्यापक पढ़ाते समय बीच बीच में क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं, तो इसको हम कहेंगे असेसमेंट इन लर्निंग, अधिगम में आकलन। अधिगम करते समय आकलन करना। फ्रेंड्स, जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इस समय हम क्वेश्चन आंसर मेथड का भी प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि बताइए कि क्वेश्चन आंसर मेथड किसने दिया है, बताइए आप। जो क्वेश्चन आंसर मेथड है किसने दिया है, तो आप कहेंगे सर कि क्वेश्चन आंसर मेथड जो है ना वो सुकरात ने दिया है। ठीक है ना फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूं कि आज की पढ़ाई हुई टॉपिक को आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।